एक दूध वाला एक बुजुर्ग महिला को 1 महीने से फ्री में दूध पिला रहा था। 1 महीने तक लगातार वह उसको दूध पिलाता रहता है और बीच बीच में जो ये बुजुर्ग महिला होती है उससे उसके और उसके परिवार के बारे में पूछती रहती है और उसे हंस हंस कर बातें किया करती है। लेकिन जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक दिन जो ये बुजुर्ग महिला होती है वह उस दूध वाले को अपने घर के अंदर बुलाने लगती है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अब इस बात को देखकर जो वह दूध वाला होता है वह कुछ अलग ही समझ रहा था और कहने लगता है कि अम्मा आप मुझे अंदर क्यों बुला रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि मुझे दरअसल तुमसे कुछ बात करनी है और इसीलिए मैं तुम्हें अंदर बुला रही हूं। इसके बाद जो दूध वाला होता है वह डरता हुआ उस महिला के घर में अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर उस महिला की बात सुनता है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो कहने लगता है कि अम्मा ये सब मुझसे नहीं होगा। कौन थी वह बुजुर्ग महिला और किस वजह से उस दूध वाले को घर के अंदर ले गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास ही के गांव में एक नीरज नाम का लड़का रहा करता है। नीरज जिसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम सुनीता है और एक उनकी बेटी है जिसका नाम है निशा। नीरज के पिता दूध का काम किया करते थे और उसी काम को नीरज किया करता है, यानी कि नीरज के पिता घर पर दुधारू पशु रखा करते थे और उनका दूध निकालकर कोलकाता के अंदर ही सप्लाई किया करते थे। जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद नीरज भी इसी काम को संभालता है और अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि नीरज के पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं था, घर के अंदर गरीबी ही थी, लेकिन परिवार में प्यार बड़ा ही अच्छा था और इसी प्यार के चलते वो लोग खुशियों के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। जितना भी दूध पशु दिया करते उनको सप्लाई किया करते और उसी पैसे से पशुओं को अपना पेट भरा करते। नीरज जहां पर दूध दिया करता वहीं पर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक अकेली बुजुर्ग महिला रहा करती थी। नीरज उसको पिछले 3 महीने से दूध दे रहा था, लेकिन आज जैसे नीरज उस दरवाजे पर जाकर अम्मा को आवाज लगाता है और दूध का बर्तन लाने के लिए बोलता है तो अम्मा खाली हाथ ही उसके पास आती है और आने के बाद कहने लगती है बेटा देखो इस महीने मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है और ऐसा करो तुम कुछ दिन बाद मुझे दूध देना स्टार्ट कर देना, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं पूरे महीने के पैसे चुका दूंगी और उसके बाद ही तुमसे आगे का दूध लूंगी। अब इस बात को सुनकर यहां पर नीरज जो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस अम्मा की आंखों में बसे हुई लाचारी को देख लेता है, क्योंकि वह काफी दिन से अकेली रहा करती है और नीरज को पता है कि इससे कोई मिलने जुलने भी नहीं आया करता, क्योंकि उसके अड़ोस पड़ोस में वह दूध दिया करता है और अड़ोसी पड़ोसियों को इस बारे में बखूबी पता था कि अम्मा किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करती और अपने इस घर के अंदर अकेली रहा करती है। बस दिन में एक बार सामान लेने के लिए निकला करती है और जब भी कभी किसी से कोई बात हो गई तो ठीक है, वरना चुपचाप अपने घर के अंदर घुस जाया करती है। अब इसके बाद नीरज थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि कोई बात नहीं अम्मा, जब आपके पैसे आ जाएंगे उसके बाद पैसे दे देना, लेकिन आपको मैं दूध देता रहूंगा, कोई भी परेशानी नहीं है, आप दूध ले लो, क्योंकि अगर दूध को मैं वापस ले जाऊंगा तो भी मेरा खराब ही हो जाना है, अगर आप पी लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो अम्मा होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है, लेकिन नीरज दोबारा से कहता है तो जो अम्मा होती है वो कहने लगती है बेटा देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे हो ही ना और तुम्हारे दूध के पैसे ना दे पाऊं। अब इस बात को सुनकर नीरज कहता है कि कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी मां समान हो, तो आपको अगर मैं फ्री में दूध पिला दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आप कहां कितना दूध दिया करती हो, आपको तो आधी किलो दूध चाहिए होता ना, तो आधी किलो दूध देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो अम्मा होती है वह अंदर जाती है और अंदर से उस बर्तन को ले आती है जिसके अंदर वो रोज दूध लिया करती है। इसके बाद यहाँ पर जो नीरज होता है वह दूध देने के बाद इधर उधर निकल जाता है और अपने दिनचर्या के कामों में लग जाता है। इधर जो अम्मा होती है उस दूध के बर्तन को लेकर जब अपने घर के अंदर जा रही थी तो एकदम से उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बहुत कुछ मन के अंदर सोच रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन और 3 से 4 दिन। लेकिन जैसे ही नीरज यहाँ पर 5वें दिन उस बुजुर्ग महिला को फ्री में दूध देने के लिए आता है तो उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो नीरज होता है वह उसे बता देता है कि अम्मा मेरी एक पत्नी है और एक मेरी बच्ची है, हम लोग इन पशुओं को घर पर रखा करते हैं और उन्हीं का दूध बेचकर अपना गुजारा किया करते हैं। वैसे तो परिवार में खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी पैसों की तंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर अम्मा को बड़ी खुशी होती है और उसके बाद धीरे धीरे यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था। नीरज को भी इन
बातों से बड़ा ही सुकून मिलता है जब वह अम्मा के पास बैठकर बातें किया करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अम्मा अकेली है और अगर मेरे पास बैठकर ये 2 पल खुशी के जी सकती है तो उसके बाद वह भी इसी बात के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए जो नीरज होता है वह सबसे लास्ट में अम्मा को दूध लेने के लिए आया करता, ताकि वह उनके पास बैठकर उनके साथ कुछ अच्छा समय बिता सके। अब जब अम्मा के पास नीरज बैठकर बातें करने लगता है तो बातों के दौरान जो अम्मा होती है वो नीरज से तरह तरह की बातें कहने लगती है, जैसे कि मेरा तो मन इस चीज को खाने का कर रहा है लेकिन वो है ही नहीं और मैं बाजार जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो उस दिन तो चुपचाप वहां से चला आता है, लेकिन अगले ही दिन वो चीज जिस चीज के लिए अम्मा कहा करती थी उस चीज को ले जाकर उस बुजुर्ग अम्मा को दे दिया करता। दोनों में काफी अच्छी जमती है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब जैसे ये महीना कंप्लीट होता है और अगला महीना स्टार्ट होता है, उस दिन यहां पर जो नीरज होता है वह ऐसे ही लास्ट के समय में दूध लेकर अम्मा के पास आया था और दूध को लेकर वह अम्मा के दरवाजे पर ही बैठ जाता है, क्योंकि अक्सर वो लोग यहीं पर बैठकर बातें किया करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया करते हैं, जिससे अम्मा को भी तसल्ली हो जाती है और नीरज को भी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि नीरज की जो माँ थी वो उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तो यहां पर नीरज को इसके अंदर अपनी माँ दिखाई दिया करती है। अब यहां पर जैसे नीरज आता है तो उसके बाद अम्मा भी अंदर से आती है, लेकिन जैसे अम्मा दरवाजा खोलती है तो उसके बाद वह नीरज को अंदर बुलाने लगती है और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। अब इस बात को देखते हुए यहां पर जो नीरज होता है वह कहने लगता है कि अम्मा अंदर क्या करूंगा, यहीं पर बैठकर बातें कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आज तक भी तो हम यहीं पर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी यहां पर जो अम्मा होती है वो कहने लगती है कि नहीं बेटा, अंदर ही बातें करेंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब इसके बाद जो नीरज होता है वो उसे उसके अंदर अपनी मां की छवि दिखाई दिया करती थी, तो इसी वजह से नीरज डरते डराते उसके घर के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर जैसे वो हॉल में पड़े हुए उस सोफे पर बैठता है जो कि काफी ज्यादा पुराना है, तो उसके बाद इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। घर के अंदर ज्यादातर काफी ज्यादा पुरानी चीजें थी, जैसे पंखा हुआ या फिर लाइट हुआ, और उन्हीं के साथ वह बुजुर्ग महिला अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इसके बाद नीरज को थोड़ी सी घबराहट भी होती है, लेकिन तभी यहां पर जो अम्मा होती है वो कहने लगती है कि बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, लेकिन तभी यहां पर नीरज कहता है कि नहीं अम्मा, आप मेरे लिए चाय मत बनाओ और बताओ आपको क्या बात करनी है, आज मुझे जल्दी से जाना है, क्योंकि नीरज को डर लग रहा था कि कहीं को वैसी वैसी बात ना हो जाए। इसके बाद यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद उसके चेहरे के भाव को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि इसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि आज तक ये इस घर के अंदर नहीं आया है। उसके बाद वह कहने लगती है बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो नीरज होता है वह पूछता है कि अम्मा बताओ क्या बात है, दरअसल आज मुझे जल्दी से जाना है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह कहने लगती है कि बेटा मैं ये कहना चाहती थी, क्या तुम अपने परिवार के साथ मेरे यहाँ पर रहने के लिए आ सकते हो। अब इस बात को सुनकर नीरज पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा मैं अकेली हूं और अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बूढ़ी हो रही हूं, तो तुम लोग अगर यहां पर रहोगे मेरे घर के अंदर तो मैं तुमसे किराया भी नहीं लूंगी और यहीं पर रहकर तुम लोग मेरी देखभाल भी कर सकते हो, क्योंकि तुमसे अच्छा इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता जो मेरी अच्छे से देखभाल कर सकता है। इसके बाद यहां पर जो नीरज होता है उसके सांस में सांस आती है, क्योंकि जो कुछ भी अपने दिमाग के अंदर वह अब तक सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है और यह अम्मा तो उसे उसके परिवार के साथ यहां पर रहने के लिए आमंत्रित कर रही थी। तभी यहां पर नीरज होता है वो कहने लगता है कि अम्मा देखो मेरा दूध का काम है और इसी से मैं पैसे कमाया करता हूं, अगर मैं आपके पास रहने लगा तो मेरे पशुओं की देखरेख कौन करेगा। अब इस बात को सुनकर यहां पर बुजुर्ग अम्मा कहने लगती है बेटा उसकी चिंता मत करो, यहां पर इस घर के अलावा मेरे पास एक और जगह है और उस जगह के अंदर तुम चाहो तो अपने पशुओं को रख सकते हो और अगर तुम यहां पर रहोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम अपने पशुओं को यहीं पर रखना और मैं तुम्हारे परिवार के साथ अपने बचे कुचे जीवन को व्यतीत करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो नीरज होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है, लेकिन तभी यहां पर जो अम्मा होती है वो कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, सोच विचार करके बता देना। और इसके बाद जो नीरज होता है वह हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है अम्मा, मैं अपने घर वालों से पूछकर बता दूंगा। ऐसा कहकर नीरज वहां से वापस लौट आता है और अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी और उसी उलझन को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह जाए या ना जाए, क्योंकि दूसरे के ऊपर इस तरह से नहीं जाया करते। अपनी जगह को छोड़कर जाने के बाद कहीं बाद में 2 महीने बाद ही वो ये कहने लगे कि छोड़ो इस घर को और यहां से चले जाओ, तो उसके बाद दोबारा से उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। इसी बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है वह उसके इन भावों को पहचान लेती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ आपको, आप इतने परेशान क्यों हो। तो उसके बाद यहां पर जो नीरज होता है वह पहले तो इस बात को ऐसी छोड़ता है, सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, कल जाकर मना कर दूंगा और कह दूंगा कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। लेकिन जब पत्नी बार बार इस बारे में पूछती है तो उसके बाद नीरज मजबूरन उसे पूरी कहानी बता देता है।
है कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को वो बिना पैसों के दूध पिला रहा था और उसके बाद वो उससे उसके घर परिवार के बारे में बात करने लगी। लेकिन आज तो अचानक से उसने मुझे घर के अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद कहने लगी कि बेटा क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो अपने परिवार को लेकर। अब इस बात को सुनकर पत्नी भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या उस महिला का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो उसके बाद यहां पर जो लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है वो कहता है कि नहीं, लगता तो नहीं है कि उनका इस दुनिया में कोई होगा, क्योंकि उनके पड़ोस में भी काफी लोगों को मैंने दूध दिया है और वो लोग बता रहे थे कि इसके यहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता है और ये तो अकेली इस घर के अंदर रहा करती है। बस कभी कभार ये अपने घर से निकला करती है और कुछ फल और सब्जियां लाकर अपने घर के अंदर ही बैठी रहा करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो पत्नी होती है वो थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि नहीं जी, हम ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि दूसरी जगह है। अगर वो इस तरह से भी कह रही थी कि उसके पास जगह है तो क्या भरोसा कल कला को वो कह दे कि यहां से अब जगह को खाली करके चले जाओ। इस बात को सुनने के बाद नीरज कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा था और इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि कल जाकर उनसे मना कर दूंगा और कहूंगा कि अम्मा हम नहीं आ सकते। हाँ, रही आपकी देखभाल की बात तो दिन के समय में मैं अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को ले आया करूंगा और उनके साथ तुम खेल कूद लिया करना, उसी से तुम्हारा मन बढ़ जाएगा। इस बात को सुनकर पत्नी भी इस बात के लिए सहमत होती है और यहां पर जो नीरज होता है वह भी इसी बात को करता है। दूसरे दिन जैसे वो दूध लेकर सबसे लास्ट में उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है तो वहां पर जाकर जैसे ही वो महिला उससे पूछती है कि बेटा बताओ तुमने क्या सोचा, तो वह मना कर देता है। कहता है कि नहीं अम्मा, मैं यहां पर नहीं रह सकता और भले ही हमें इस चीज के लिए आसानी हो जाए लेकिन फिर भी हम आपकी जगह पर इस तरह से नहीं रह सकते। रही बात आपके पास रहने की तो कोई बात नहीं, दिन के समय में मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले आऊंगा अगर आप कहोगे तो, और उसके बाद ये दिन भर आपके पास ही रहेंगे और शाम के समय इन्हें ले जाया करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, ऐसा ही कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो नीरज होता है अगले दिन से यही करता है, उस बुजुर्ग महिला के घर पर अपनी पत्नी और बच्ची को सुबह सुबह छोड़ जाया करता और यहां पर जो नीरज की पत्नी होती है वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने तक नीरज ने एक बार भी उससे पैसे लेने के लिए नहीं कहा था, तो उसके बाद यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि यह आदमी बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद यहां पर जब एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर वहां पर छोड़ने के लिए आता है तो उसके बाद यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह नीरज को घर के अंदर बुलाती है और सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। उन्हीं बातों के दौरान यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है वो नीरज को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल यहां पर बैठकर जो बुजुर्ग महिला होती है वो नीरज से कहने लगती है कि बेटा अब काफी दिन हो गए और अब मेरे ख्याल से तुम्हें अपने पशुओं को लेकर यहीं पर आ जाना चाहिए और पूरे परिवार के साथ यहीं पर सेटल हो जाओ। लेकिन जो नीरज होता है वो फिर से मना करता है और तभी यहां पर जो बुजुर्ग महिला होती है वह उसे अपने जीवन की कहानी बताने लगती है और कहती है कि बेटा ऐसी कोई चिंता नहीं है, अब तुम यहां पर एक बार आ गए तो उसके बाद तुम्हें यहां से कोई भी भेजने वाला नहीं है, क्योंकि यह जमीन मेरे नाम है और मेरा कोई भी वारिस नहीं है। अगर कोई वारिस होगा तो मैं तुम्हें अपना वारिस बनाऊंगी। इस बात को सुनकर नीरज हक्का बक्का सा रह जाता है और कहने लगता है कि अम्मा ये आप क्या कह रही हो, आप मुझे भला अपना वारिस क्यों बनाओगी। तो उसके बाद यहां पर जो बुजुर्ग अम्मा होती है वह कहती है कि बेटा आज से काफी दिनों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो कॉलेज के अंदर मुझे एक अमीर जादे से प्यार हो गया था और उसके प्यार में मैंने अपने घर वालों से खिलाफत करके उससे शादी कर ली थी। लेकिन जो अमीर बाप का बेटा था धीरे धीरे वह अपने माता पिता के कंट्रोल में आने लगता है और जब वह पूरी तरह से अपने माता पिता के कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद मुझे तलाक देने के लिए बोलने लगता है। अब हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी तो उसके बाद उसे डर भी था कि अगर ये कोर्ट में केस गिरेगी तो बहुत ही लंबा केस चल जाएगा और मैं पढ़ी लिखी भी थी, तो इसी डर के कारण उन्होंने मुझे यहाँ की 2 जमीनें दे दी और साथ में कुछ जमीन ऐसी दे दी जिस जमीन का बिल्कुल भी मोल नहीं था उस टाइम पर, लेकिन आज उस जमीन का ढेर सारा मोल है और मैं इस सभी प्रॉपर्टी को अपने उस बेटे को नहीं देना चाहती जो उस पति से मुझे एक बेटा हुआ था, क्योंकि वह बेटा भी अमीरी के घमंड में चूर रहा करता है और अपने पिता की बात माना करता है। कई बार मैंने उसके पास जाकर उससे कहा कि बेटा तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मां हूं, लेकिन यहां पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धमकाकर वहां से भेज दिया। इसी वजह से मैं यहां पर रहा करती हूं और मैंने आज से 15 दिन पहले अपनी पूरी जमीन और जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, क्योंकि मैं अपनी जमीन के लिए एक ऐसा वारिस ढूंढ रही थी जो अच्छी तरह से इसकी देखरेख कर सके और मेरी जमीन किसी गलत हाथों में ना जा सके। यहां पर ये तो 2 मेरी जमीन ऐसी हैं जिनमें से ये घर उसी टाइम का बना हुआ है और उस टाइम पर यहां पर कोई भी घर नहीं था। ये घर और एक प्लॉट जो थोड़ी दूर है यहां से, उसके अंदर मैंने कुछ किराएदारों को बसा रखा है जो अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी किया करते हैं और मुझे कुछ पैसे दे दिया करते हैं। लेकिन जब तुम यहां पर रहोगे तो उसके बाद मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इस घर को तुम चला लोगे। तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहां पर रहने के लिए कह रही हूं। अब इस बात को सुनते ही नीरज एकदम से सकपका जाता है और कहने लगता
है कि अम्मा आपने ऐसा मुझ में क्या देख लिया। तो उसके बाद जो अम्मा होती है वह मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे अंदर इंसानियत देखी है और इसी इंसानियत के चलते मैं ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहती हूं और तुम ही बुढ़ापे तक मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। तो इसी वजह से तुम अपने पूरे परिवार और पशुओं के साथ यहां पर आकर शिफ्ट हो जाओ और यहीं पर रहो इसी घर के अंदर। मुझे तुम्हारे अंदर अपना बेटा दिखाई दिया करता है और बिल्कुल भी मैं अपने उस बेटे को 1 इंच पर जगह भी नहीं देना चाहती। इसके बाद जो नीरज होता है वह कहने लगता है कि नहीं अम्मा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि बुजुर्ग महिला को इस तरह से बेला फुसला लिया, लेकिन यहां पर अम्मा कहने लगती है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वसीयत तो मैं अपने हिसाब से करूंगी और लोगों का क्या है, लोग तो हर इंसान में दोष लगाया करते हैं, उनकी बातों पर चलकर कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अम्मा के कहने पर जो नीरज होता है वह इस बात के लिए मान जाता है और अपने पशुओं और परिवार को लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और उसी शहर के अंदर रहकर उस काम को करने लगता है। यहां पर जब अम्मा होती है वो एक दिन नीरज के साथ जाकर उसे उस प्रॉपर्टी को भी दिखाती है जो प्रॉपर्टी कभी उसके पति ने तलाक के एवज में इस तरह से दी थी कि इसके कभी भी रेट नहीं बढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे थे क्योंकि वहां पर चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया आ गया था और उस एरिया में ढेर सारी कंपनियां खड़ी हुई थी। यहां पर जो नीरज होता है वह उस प्रॉपर्टी को देखने के बाद कहने लगता है कि अम्मा अगर यहां पर कोई फैक्ट्री खुल जाए तो उसके बाद हमारी इस प्रॉपर्टी से अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। तो यहां पर वह अम्मा कहती है कि हाँ बेटा, काफी दिन पहले कई सारे लोग मेरे पास आए थे कि अपनी जमीन को दे दो और उसमें फैक्ट्री खोल देते हैं, लेकिन मैं ठहरी अकेली और अकेली होने के कारण मैंने इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि इस फैक्ट्री को देखने वाला भी कोई चाहिए, न जाने कौन कब कैसे कागज बनवा ले और किस तरह से उस जमीन को अपने नाम कर ले। अब इस बात को सुनकर जो नीरज होता है वो कहता है कि ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं, अब मैं इस काम को कर देता हूं और तुम कैसे भी परेशान मत हो। उसके बाद जो नीरज होता है उस जगह पर एक फैक्ट्री खुलवाने के लिए एक व्यक्ति से बात करता है और जैसे ही वो सुनता है कि वहां पर फैक्ट्री खोलने के लिए बोल रहा है तो एकदम से हामी भर लेता है और उस जमीन को 50 साल के लिए रेंट पर ले लेता है। हर महीने वह उसका किराया उसके पास भेज दिया करता। साथ में जो नीरज होता है वह उस डेयरी को भी चलाया करता है जिससे वो दूध बेचकर पैसे कमाया करता है और वह किराया भी आया करता है। नीरज वहां पर रहा करता है और उन किराए के पैसों को उस बुजुर्ग महिला अम्मा को दिया करता और अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जो नीरज होता है उस पुराने घर को दोबारा से मॉडिफाई करवाता है और अम्मा की अच्छी तरह से देखभाल किया करता है। अपनी बेटी का एडमिशन भी उसने एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में करवा दिया था और इस अच्छे स्कूल में करवाने के पीछे अम्मा का ही हाथ था क्योंकि उसने कह दिया था कि बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगी और बिल्कुल भी अभी ऐसे छोटे मोटे स्कूलों में नहीं पढ़ेगी। नीरज मना भी करता है लेकिन अम्मा नहीं मानती है क्योंकि उसे उसके अंदर अपनी पोती दिखाई दिया करती थी और वो लोग खुशियों के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे जो अम्मा होती है जिसका नाम मिथिलेश होता है वह काफी ज्यादा बीमार रहने लगती है और यहां पर नीरज और उसकी पत्नी उसकी अपनी मां की तरह देखभाल किया करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी के चलते क्योंकि अब उनका अंतिम समय नजदीक आ गया था वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं और उसके बाद नीरज उसकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी निशा उस घर के अंदर रह जाते हैं। कुछ दिनों तक वह लोग उसी घर के अंदर रहते हैं, लेकिन तभी एक दिन एक बहुत बड़ी कार उनके दरवाजे पर आकर रुकती है और आने के बाद उससे एक लड़का उतरता है जिस लड़के का नाम होता है रवि। और रवि जैसे उस घर के अंदर आता है तो वहां पर नीरज उसकी पत्नी को बसा हुआ देखकर पूछने लगता है कि मेरी मां कहां रहा करती हैं। तो यहां पर नीरज समझ जाता है कि यह उनका बेटा है जिस बेटे के लिए वो अंतिम समय तक भी तरसती रही कि एक बार उनका बेटा आकर उनसे मां कह दे, लेकिन बेटे को सद्बुद्धि उसके बाद में आई है जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। इसके बाद जब बेटे को यह पता चलता है कि उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो उसके बाद उसे रोना आ जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तभी यहां पर जो नीरज होता है उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी मां की सेवा मैंने की है और उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दिया है, लेकिन तुम आ गए तो बड़ा ही अच्छा किया क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी उनकी ही है और उनके जो पैसे हैं वो भी इकट्ठा रखे हुए हैं, इनको तुम अपने साथ ले जाओ क्योंकि हम लोग इनका क्या करेंगे, हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो उनका असली बेटा होता है रवि, वह इस पूरी कहानी को सुनता है कि मां की अंतिम समय में इन्होंने देखभाल की है और मां खुद इस प्रॉपर्टी को उनके नाम करा कर गई है। तो इसके बाद वह भी कह देता है कि जब मां ने वसीयत आपके नाम करा दी है तो इस प्रॉपर्टी का मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मां का ख्याल रखा और इसी वजह से ये आपका इनाम ही समझ लो और आप लोग इस प्रॉपर्टी के मालिक हो। जितनी भी मां के नाम प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी नीरज के नाम आ जाती है और वो लोग आज के समय में भी उस शहर के अंदर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।